लगभग 25,000 वर्ष ईसा पूर्व प्राचीन चीन में एक ऋषि का जन्म हुआ था। उसका नाम लाओ त्सु था। लाओ त्सु अपने समय के सबसे समझदार और बुद्धिमान लोगों में गिना जाता था। यहाँ तक कि चीन के राजा भी उनके पास सलाह लेने के लिए आते थे। लाओ त्सु के ज्ञान की सैकड़ों कहानियां प्रसिद्ध थी और पूरे चीन में उनका सम्मान किया जाता था। ऐसा ही कुछ हुआ। एक बार एक व्यापारी राजा के दरबार में आया जिसके पास 2 फूल थे। उसने राजा के सामने शर्त रखी कि यदि राजा पहचान ले कि कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, तो वह ये दोनों फूल राजा को भेंट कर देगा और साथ ही उसकी आधी संपत्ति राजकोष में जमा हो जाएगी। लेकिन यदि राजा ने नहीं पहचाना तो राजा को उतनी ही रकम व्यापारी को देनी पड़ेगी। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। अब राजा के सामने 2 फूल लाए गए जिनमें से एक असली था और दूसरा नकली, लेकिन दोनों में अंतर बहुत करना मुश्किल था क्योंकि वे दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। जिस कारीगर ने उस नकली फूल को बनाया था वह इतना कुशल था कि उसने उस फूल की इतनी बारीकी से नकल की कि दोनों में अंतर करना बहुत मुश्किल हो गया। अब राजा असमंजस में पड़ गया और जैसे ही राजा मुसीबत में पड़ा उसने लाओ त्सु को याद किया। लाओ त्सु को निमंत्रण भेजा क्योंकि लाओ त्सु की बुद्धिमत्ता के किस्से मशहूर थे। तो व्यापारी भी थोड़ा घबरा गया। हालांकि वह लाओ त्सु से कभी नहीं मिले थे, लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ सुना था क्योंकि लाओ त्सु एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। राजा के दूत ने उसको संदेश भेजवा दिया कि राजा दुविधा में फंस गए हैं। 2 फूलों की पहचान करनी है, लेकिन राजा नहीं पहचान कर पा रहे हैं। लाओ त्सु राजा के दरबार में पहुंचा। लाओ त्सु ने उन दोनों फूलों को बहुत ध्यान से देखा और फर्क करने की कोशिश की, लेकिन लाओ त्सु भी भ्रमित हो गया। वह थोड़ा परेशान हो गया और वह भी परेशान हो गया कि इसे कैसे पहचाने, इनमें से कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, क्योंकि दोनों फूल बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। लाओ त्सु को भी उनमें अंतर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लाओ त्सु ने व्यापारी से कुछ समय मांगा और वह दरबार की खिड़की तक चला गया और उसने वह खिड़की खोल दी। थोड़ी देर में एक मधुमक्खी बाहर से उड़ती हुई आई और वह उन 2 फूलों में से एक पर जाकर बैठ गई और यह देखकर लाओ त्सु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। राजा समझ गए कि लाओ त्सु ने इस दुविधा का समाधान ढूंढ लिया है। उसने असली फूल को पहचान लिया है। तब लाओ त्सु ने कहा कि बाईं ओर रखा हुआ फूल असली है और दाईं ओर रखा हुआ फूल नकली है। व्यापारी को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि कभी कभी वह भी भूल जाता था कि कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली है। उसे भी याद करने में बहुत कठिनाई हो रही थी। उसने लाओ त्सु से आश्चर्य से पूछा कि तुमने कैसे पहचाना। लाओ त्सु ने कहा कि मनुष्य की आंखों को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन इस प्रकृति यानी ताओ को धोखा नहीं दिया जा सकता। लाओ त्सु प्रकृति को ताओ कहते थे। इन फूलों को देखकर कोई भी व्यक्ति अपनी आंखों से धोखा खा सकता है, लेकिन मधुमक्खी को धोखा नहीं दिया जा सकता। मधुमक्खी हमेशा असली फूल पर आकर के बैठती है। तो यह भी लाओ त्सु की बुद्धिमत्ता के बारे में एक छोटी सी कहानी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम ध्यान दें तो कई बड़ी समस्याओं का समाधान हमारे आसपास ही छिपा होता है। एक बार बुद्ध के कुछ शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, आप हमेशा प्रेम से भोजन करने के लिए क्यों कहते हैं? आप भोजन संतुलित मात्रा में ही लेने क्यों कहते हैं? यदि हम उस भोजन को प्रेम से ना खाएं तो क्या वह भोजन नहीं रह जाएगा? यदि हम बहुत अधिक भोजन कर ले तो क्या वह जहर का काम करेगा? बुद्ध ने कहा कि हम जैसा भोजन करते हैं हमारे विचार वैसे ही बन जाते हैं। यहाँ भोजन से बुद्ध का मतलब उन सभी चीजों से है जो भी हम लेते हैं, चाहे वह भोजन हो या जानकारी। यह दोनों ही चीजें हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, इससे तुम्हें बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। एक समय की बात है, एक साधु जंगल में अपनी कुटिया बनाकर रहता था। जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर जाता है वे तुरंत उसकी समस्या का समाधान कर देते थे। धीरे धीरे आसपास के गांव से भी लोग अपनी समस्याओं का समाधान जानने के लिए उस साधु के पास आने लगे थे और वह सभी की समस्याओं का समाधान करते थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि गांव से शहर और शहर से राजधानी तक फैल गई। ऋषि की प्रसिद्धि उस राज्य के राजा के कानों तक पहुंची। तो एक दिन राजा
अपने सेनापति और मंत्री के साथ उस साधु से मिलने गए। राजा ने साधु से कहा, महाराज, मैंने आपके बारे में बहुत चर्चा सुनी है। मैंने सुना है कि आपके पास हर समस्या का समाधान है, इसलिए मुझे लगता है कि हमारे राज्य के अदालत में आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जहां लोग हर दिन नई समस्याएं लेकर आते हैं। आप यहाँ जंगल में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आपको यहाँ उचित भोजन भी नहीं मिलेगा। जंगली फलों को तोड़कर खाना होगा, पत्थरों पर सोना पड़ेगा। आप हमारे साथ हमारे महल में आए, वहां आपको हर सुविधा दी जाएगी। खाने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन होंगे, आप इनका स्वाद लीजिए। आप यहाँ अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप हमारे साथ हमारे राज दरबार में बैठिए और राज दरबार की शोभा बढ़ाइए। वह साधु उस राजा को बहुत मना करता है, लेकिन राजा नहीं मानता, उसके चरणों में गिर जाता है और अंत में साधु को अपने महल ले जाता है। और महल में वह राजा अनेक प्रकार के दान देता है उस भिक्षु को, और बहुत सारे सुख सुविधाएं भी। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और इसके साथ ही धीरे धीरे साधु का व्यवहार भी बदल जाता है। आपको यकीन नहीं होगा कि उस राजा के महल में रहते रहते उस साधु का व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। ये बात उस साधु को भी समझ नहीं आती, फिर उसका स्वभाव इतना क्यों बदल गया है। फिर अचानक एक दिन मौका पाकर साधु महल से भाग जाता है, लेकिन वह अपने साथ कुछ कीमती सामान लेकर भागता है। इसमें रानी का हार, हीरे जवाहरात और कुछ कीमती पत्थर होते हैं। जब राजा को साधु की चोरी के बारे में पता चलता है तो वह उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे कुछ सैनिक भेजता है। सैनिक साधु को हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। साधु जंगल की ओर भागता है और भागते भागते थक जाता है। फिर जंगल के बीच में आकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जैसे ही वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, तभी पेड़ से एक फल टूटकर उस साधु के पास गिरता है। साधु बहुत भूखा था, इसलिए उसने फल खा लिया। वह फल एक औषधि है जो पेट में जाने के बाद उसे बीमार कर देता है। यदि अनावश्यक रूप से दवा लीजिए तो यह शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। वह औषधि उस साधु को बहुत बीमार कर देती है। वह इतना बीमार हो जाता है कि उसकी मृत्यु होने वाली ही होती है और उसका शरीर लकड़ी के जैसे सूख जाता है। अब उस साधु के मन में विचार आया कि मैं उस राजा का धन लेकर के क्यों भाग रहा हूँ? मैं तो एक साधु था, ना जाने मुझे क्या हो गया, मैं यह धन लेकर व्यर्थ में भाग रहा हूँ। यह विचार आते ही वह साधु आत्मग्लानि से भर जाता है। वह बहुत पश्चाताप करता है और महल में वापस चला जाता है और राजा का धन लौटाने लगता है। तब उस वक्त राजा साधु से पूछते हैं कि जब आपको लौटाना ही था तो फिर आप लेकर के इसे भागे क्यों थे? यह सुनकर साधु राजा से कहता है, क्षमा करें महाराज, पिछले कुछ महीनों से मैंने आपका भोजन खाया, इसलिए मैंने बिल्कुल आपके जैसा ही सोचा। उस पेड़ को शुभकामनाएं जिसने मुझे वह औषधीय फल दिया, उसे खाने से मैं बीमार हो गया और जो कुछ मैंने आपका खाया वह उस बीमारी में चला गया। और तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं कितना गलत कर रहा था। वह साधु राजा से कहता है कि तुम्हारे पास जो भी धन है वह आपने मेहनत करके नहीं कमाया है, या तो आपने इसे चुरा लिया या पुनः प्राप्त किया है। इसलिए इस धन के उपयोग में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। बुद्ध शिष्यों से कहते हैं, हम जो स्वीकार करते हैं वही हमारा भविष्य तय करता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज को स्वीकार करने से पहले यह देख ले कि वह चीज क्या है। आप जो लेने जा रहे हैं वह कहाँ से आता है? क्या वह पाप से आता है? क्या वह क्रोध या ईर्ष्या से आता है या प्यार से आता है? क्योंकि आप जो भी लेते हैं, चाहे वह भोजन हो या विचार, ये दोनों तय करते हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एक बार एक आलसी व्यक्ति एक ऋषि के पास गया और बोला, मुनिवर, मैं आलस्य से बहुत परेशान हूँ। आलस्य नाम की बीमारी दिन ब दिन मुझ पर हावी होती जा रही है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। कृपया मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे मैं अपना आलस्य त्याग कर मेहनती और सुखी जीवन जी सकूं। ऋषि ने कहा, आलस्य उसी व्यक्ति के जीवन में होता है जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता, जो जिंदगी जीना नहीं बल्कि बिताना चाहते हैं। उस आदमी ने कहा, हाँ मुनिवर, मेरे जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, मैं तो बस वही जी रहा हूँ जहाँ जीवन की परिस्थितियाँ हमें ले जाती हैं। मैं उसी रास्ते पर जाता हूँ, लेकिन
ऋषि मुझे वह रास्ता बताए जिससे मैं अपने आलस्य से छुटकारा पा सकूं। ऋषि ने कहा, आलस्य हमारे जीवन में आता है सिर्फ 3 कारणों से। पहला कारण है बड़े लक्ष्य का अभाव, दूसरा कारण है अपने शरीर और दिमाग को न समझ पाना, तीसरा कारण आलस्य और बेकार लोगों की संगति में रहना। आलसी व्यक्ति ने कहा, ऋषि कृपया इन बातों को विस्तार से समझाएं। ऋषि ने कहा, जिस व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता, उस व्यक्ति के जीवन से आलस्य कभी नहीं जा सकता, क्योंकि एक स्पष्ट लक्ष्य व्यक्ति को हमेशा प्रेरित और कार्यशील बनाए रखता है। और जब किसी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करता है, तो यह मजबूत लक्ष्य उसे याद दिलाता है कि यह समय आलस्य करके बर्बाद करने का नहीं है, बल्कि कार्य करने का है। लेकिन लक्ष्य आपको उत्साह या निराशा के क्षणों में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब लक्ष्य उत्साह और निराशा के क्षणों में बनाए जाते हैं, तब ये स्थितियां समाप्त होती ही वह कमजोर हो जाता है। लक्ष्य का निर्धारण सदैव बहुत शांतिपूर्ण और विचारशील परिस्थितियों में करना चाहिए। वह लक्ष्य आपकी भावनाओं और दिल से जुड़ा होना चाहिए। साथ ही उस लक्ष्य को बनाने के पीछे एक मजबूत कारण होना चाहिए कि आप वह काम क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य से भटकेंगे तो उस लक्ष्य के पीछे का मजबूत कारण होना चाहिए। वह शक्ति होगी जो आपको आपके लक्ष्य तक वापस ले आएगी। अगर आपका लक्ष्य ऐसा है जिसके बारे में सोचने मात्र से उत्साह और आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तब आपका लक्ष्य आपके आलस्य को खत्म कर देगा। उन्होंने आगे कहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में एक लक्ष्य होता है, लेकिन फिर भी वह आलसी है। उनके जीवन में आलस्य का कारण यह है कि ऐसे लोग यह नहीं समझ पाते कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हमारा दिमाग बहुत चालाक है और यह हमेशा हमारे साथ खेलता रहता है। यह कभी भी किसी काम का विरोध नहीं करता, ना तो उस काम का विरोध करता है और ना ही उस काम को करने की कठिनाइयों को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। जैसे कि यदि आप उससे कहेंगे कि पढ़ाई करो, तो वह कहेगा कि चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर हम पढ़ाई करेंगे। यदि आप उसे ध्यान करने के लिए कहेंगे, तो वह कहेगा कि ध्यान करने का सबसे अच्छा समय सुबह में होता है। कल सुबह जल्दी उठेंगे और ध्यान करेंगे, और फिर आप सुबह में नहीं उठेंगे, ना ही आप कभी ध्यान कर पाएंगे। अगर आप अपने मन से कहें कि मुझे पैसा कमाना है, तो वह कहेगा, क्या पैसा कमाना इतना आसान है? अगर यह इतना आसान होता तो आज हर व्यक्ति अमीर होता। उस आदमी ने कहा, ऋषि फिर क्या उपाय है मन की इस चालाकी पर नियंत्रण पाने का? तो ऋषि ने कहा, इस मन के साथ वही करो जो यह तुम्हारे साथ कर रहा है। जब तुम्हारा मन तुमसे कहता है कि थोड़ी देर आराम करो, जब तुम काम करोगे तब तुम तुरंत उसे बताओ कि थोड़ी देर के लिए क्यों, हम लंबे समय तक आराम करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसे खत्म करते हैं। जब आपका स्वादिष्ट खाने का मन करे तो हम कल से व्यायाम करेंगे। ऐसा आते ही आप ये सोचो तो तुरंत उसे बताएं, ना केवल स्वादिष्ट बल्कि बहुत स्वादिष्ट खाना खाएंगे, लेकिन आज से व्यायाम शुरू तो करें। कुल मिलाकर आपको अपने दिमाग को बेवकूफ बनाना होगा, क्योंकि यह आपको बनाता है। व्यक्ति ने कहा, लेकिन मैं अपने दिमाग को कब तक बेवकूफ बना सकता हूं? ऋषि ने कहा, जब तक आप रखना नहीं चाहते, इसे अपने जीवन से बाहर निकालो। ऋषि ने आगे कहा, या तो तुम अपने मन को मूर्ख बनाओ, अन्यथा यह तुम्हें मूर्ख बनाता रहेगा। व्यक्ति ने कहा, मुनिवर कभी कभी मैं निर्णय लेता हूं कि मैं इसे कल से ही करूंगा और अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन जब अगला दिन आता है तो मैं उस काम को फिर से टाल देता हूं। सुबह सोचता हूं कि पूरा दिन हो गया, दोपहर में काम करूंगा। जब दोपहर हो जाती है तो सोचता हूं कि शाम को करूंगा, फिर शाम से रात हो जाती है, लेकिन मैं अपना काम शुरू भी नहीं कर पाता हूं और फिर मैं पछताता रहता हूं। समय बर्बाद करने के लिए खुद को कोस रहा हूं और फिर अगले दिन वही होता है, फिर अगले दिन भी वही होता है और यह चक्र चलता रहता है और मैं अपने समय का ठीक से प्रबंधन नहीं कर पाता। ऋषि ने कहा कि यह समय को व्यवस्थित करने की बात नहीं है, यह सब मन को व्यवस्थित करने की बात है। जब तक आपका दिमाग शांत नहीं हो जाता, तब तक आप भी समय को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। आप अपने समय पर नियंत्रण रखना चाहते हैं तो आपके लिए अपने दिमाग पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है और यह संभव है ध्यान से।
अपने विचारों की जागरूकता से। दोस्तों, ऋषि ने उस आलसी व्यक्ति से ठीक ही कहा था कि अपने मन को व्यवस्थित किए बिना हम अपने समय को व्यवस्थित नहीं कर सकते। और इस विषय पर एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी गई है जिसका नाम माइंड मैनेजमेंट है, ना कि टाइम मैनेजमेंट। व्यक्ति ने कहा, लेकिन मुनिवर, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी काम को करने की इच्छा तो होती है और वह काम जरूरी भी होता है, लेकिन फिर हमारा शरीर में आलस्य आ जाता है। हमारे शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं है कि हम वह काम कर सके। अगर हम उस काम को शुरू करते हैं तो बहुत जल्द हमारा शरीर थक जाता है। तो या तो हम उस काम को आगे के लिए टाल देते हैं, या फिर अगर उस काम को करते हैं तो वह काम ठीक से नहीं हो पाता है। ऋषि ने कहा कि आप अपने मन को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन आप अपने शरीर को कैसे मूर्ख बना सकते हैं? शरीर आपकी ऊर्जा से चलता है और वह ऊर्जा भोजन से आती है। लेकिन यदि आप इस तरह से भोजन करते हैं जिसमें स्वयं की कोई ऊर्जा नहीं है, जिसमें कोई जीवन नहीं है, तो आपके शरीर को ऊर्जा कैसे मिलेगी? आपका शरीर पूरे दिन आलसी रहेगा, ऊर्जा रहित रहेगा। भोजन से हमारा मतलब है कि जो हम केवल स्वाद के लिए खाते हैं, जिसे स्वीकार करने से हमारे शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। इसलिए आप ऐसा भोजन करें जो आपके शरीर को ऊर्जा से भर दे, आलस्य से नहीं। व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, मुझे यह तो समझ आ गया कि किस प्रकार का भोजन हमें आलसी बनाता है, लेकिन अब आप मुझे आलस्य के तीसरे कारण के बारे में बताइए। बुरी संगति हमें कितना आलसी बना सकता है? ऋषि ने कहा कि किसी भी इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखता है कि वह किस तरह के लोगों के साथ अपना जीवन बिताता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के लोगों और वातावरण से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इसलिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि यह जरूरी है कि आपके दोस्त आलसी स्वभाव के ना हो। क्या उनमें काम टालने की प्रवृत्ति होती है? क्योंकि अगर ऐसा है तो देर सवेर आप आलसी हो ही जाएंगे। आप ये काम टालना सीख जाएंगे, क्योंकि अच्छी आदतों की तुलना में बुरी आदतें लोगों को अधिक आसानी से आकर्षित करती है और फिर लोग इन बुरी आदतों के गुलाम बन जाते हैं। इसलिए आपको अपने आसपास के आलसी लोगों के स्वभाव के प्रति सचेत रहना होगा और आपको उन लोगों का साथ छोड़ना होगा जो वास्तव में आलसी है। यदि आप आलसी लोगों के साथ रहेंगे तो आप आलसी ही हो जाएंगे। यदि आप ऊर्जावान लोगों की संगति में रहेंगे तो आप ऊर्जावान बन जाएंगे और फैसला पूरी तरह से आपके हाथ में है। इसलिए मेहनती और ऊर्जावान लोगों के साथ रहे, और अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं तो अकेले रहने की आदत डालें। उस व्यक्ति ने कहा, ऋषि, लेकिन मैं कहाँ से शुरू करूं? ऋषि ने कहा कि एक स्पष्ट और मजबूत लक्ष्य बनाकर शुरुआत करें। इसे बनाने के पीछे भी कोई मजबूत वजह होनी चाहिए। तो अपने दिमाग को धोखा ना दे, बल्कि उसे बेवकूफ बनाते रहो, क्योंकि जैसे ही आप उसे बेवकूफ बनाना बंद कर दोगे, या आपको बेवकूफ बनाना शुरू कर देगा। फिर अपने शरीर का ख्याल रखें कि आप कैसे खाते हैं और क्या खाते हैं। हल्का खाना खाने की अधिक कोशिश करें, क्योंकि हमारा शरीर भोजन पचाने में बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद कर देता है, जिससे अन्य काम करने के लिए कम ऊर्जा बचती है और तब हमें सुस्ती और कमजोरी महसूस होती है। अपने आहार में आसानी से पचने योग्य और ऊर्जा से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करें। फिर अपने सोने और जागने का समय निश्चित कर लें। यह आपको अधिक अनुशासित बनाएगा। अपनी दिनचर्या में व्यायाम और ध्यान के लिए समय निकालें। किसी भी काम को खत्म करने के लिए एक समय भी तय कर लें। इससे आपका मस्तिष्क उतने ही समय तक काम करने के लिए प्रेरित रहेगा, ताकि आप कोई भी काम समय पर पूरा कर सके। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कामचोर और आलसी लोगों का साथ छोड़ दें। खुद के साथ समय बिताना शुरू कर दें। यदि आप इन सभी बातों का पालन करते हैं तो आपके जीवन से आलस्य पूरी तरह से गायब हो जाएगा। यह सभी बातें सुनने के बाद व्यक्ति ने कहा, ऋषि, आलस्य से छुटकारा पाना बहुत आसान है। ऋषि ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह केवल आपके लिए आसान है। आपका यह मन आपके साथ वैसा व्यवहार करेगा। इसके बारे में आपको जागरूक रहना होगा, और जागरूकता उन लोगों के साथ रहने से आती है जो जागरूक है। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे अपना आलस्य दूर करने का काम अभी और इसी क्षण से शुरू कर देना चाहिए। साधु ने कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं।
सही समय का इंतजार करना भी दिमाग की एक चाल है। तो दोस्तों, क्या आप भी सही समय का इंतजार कर रहे हैं, या क्या आप इसे सही समय पर बनाने के लिए दृढ़ हैं? तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो आप यह वीडियो उन सारे दोस्तों, फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए जो लाइफ में बहुत आलसी है, जो कभी लक्ष्य बनाते नहीं और उसे पूरा भी नहीं करते हैं। और साथ ही अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे आपको इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने को मिलती रहे।